तो हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो लास्ट लेक्चर था उसी को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रुप 16 की, हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, या ये कह सकते हैं कि जनरल ट्रेंड्स उनके हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था हमने? उसकी ईसी पढ़ी थी, आईई पढ़ी थी, ईजीई पढ़ी थी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली थी। लास्ट हमने जो छोड़ा था उसके अंदर वो छोड़ा था केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? ग्रुप नंबर 16 की। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 100% बनेगा इस टॉपिक से, ठीक है? बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल ब्रीफली समझाऊंगा। वीडियो हालांकि छोटी होगी आज, बट फिर भी आपको सारी चीजें ध्यान से समझनी है, ट्रिक से समझनी है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 पता होगा सभी को, ओए स्टाइल से टेपो। तो ये ग्रुप पढ़ना है और इस ग्रुप की हमने क्या पढ़नी है? केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो 3 है। सबसे पहले मैं इसको ब्रीफली बता देता हूं, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की 3 है। 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें। किस किस के साथ पढ़नी है? हमें पढ़नी है हॉक्स के साथ। हॉक्स, फोक्स सुना होगा हमने, फोक्स। तो मैंने ट्रिक बनाई है हॉक्स के साथ। सो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी इनके साथ, मतलब हॉक्स के साथ, या ये कह लूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो ग्रुप 16 की होती है, या ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं H2 के साथ, O2 के साथ एंड X2 के साथ। आपके सिलेबस में केवल इतना ही दे रखा है, H2 के बारे में, O2 के बारे में और X2 के बारे में, कि इनके साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या क्या बनाते हैं। तो ध्यान रखना, केवल इन 3 के साथ रिएक्टिविटी ही हमें डिस्कस करनी है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी किसके साथ? H2 के साथ। रिएक्टिविटी किसके साथ? O2 के साथ। रिएक्टिविटी किसके साथ? X2 के साथ। X का नाम पता होगा सभी को। आज तक हम X को क्या मानते आए हैं? अल्लाह बोल। जब मैं बोल रहा हूं तेरा बोलना जरूरी है। हाँ, तो क्या नाम देते आए हैं हम? हेलोजन्स नाम देते आए हैं, ठीक है? तो हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है? 16। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फिर कल बारात आएगी अतुल की या अटल की, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा हो, ठीक है? तो ये हमें रिएक्टिविटी पढ़नी है। किसके साथ पढ़नी है? इन तीनों के साथ पढ़नी है। आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहले H2 के साथ करेंगे, फिर O2 के साथ और फिर X2 के साथ। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, ठीक है? तो सबसे पहले जो रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी विद H2। किसकी रिएक्टिविटी? ग्रुप 16 की रिएक्टिविटी। किसके साथ? H2 के साथ। ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए सबसे पहले उन एलिमेंट्स को लिख लीजिए आप। ओए स्टाइल से टेपो। कौन से एलिमेंट? ग्रुप 16 का एलिमेंट है। मैं तरीका बता रहा हूं लर्न करने का, कि आपको एग्जाम में एकदम से कैसे क्लिक करेगा, हाँ इसका आंसर तो ये बन सकता है, ठीक है? तो ये 16 का एलिमेंट में लिख लिए। रिएक्टिविटी किसके साथ करवानी है? H2 के साथ। सबको जोड़ दीजिए इसके साथ। प्लस H2 मीन्स सभी के साथ आपको H2 की रिएक्टिविटी शो करनी है। यहां क्या बनेगा? यहां जहां जहां जो जो बनेगा उसको लिख दीजिए। यहां क्या बनेगा? H2O। यहां क्या बनेगा? H2S। यहां क्या बनेगा? H2SE, H2TE, H2PO बनेगा। वाटर बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, हाइड्रोजन सेलेनाइड बनता है, हाइड्रोजन टेलुराइड बनता है, और ये यहां पे हाइड्रोजन पोलोनाइड बनता है, ठीक है? तो ये आपके क्या हो गए? इस ग्रुप के एलिमेंट। अगर इन सब को मैं चेक करूं तो क्या मैं जनरली ये लिख दूं कि ये क्या बनाएगा? H2E। सोचना ध्यान से, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा व्हेन ग्रुप 16 रिएक्ट विद H2 तो व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म H2E। चेक कर लो, क्या सभी में H2 है? यहां भी H2 है मेरे पास, यहां भी H2 है, यहां पर भी H2, ये भी H2, ये भी H2, ये भी H2, और ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं मेरे पास एलिमेंट, जिनको मैंने क्या मान लिया? E। तो H2 सब में किसके साथ जुड़ा हुआ है? E के साथ। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? H2E बन गया, ठीक है? और केवल एक यही हाइड्राइड है जो ये ग्रुप बनाता है, ठीक है? तो ये बात आ गई मेरे पास कि क्या किस तरह का हाइड्राइड ये
बनाएंगे। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज अब आप नोट करेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं ये बना रहा हूं कि जब टॉप टू बॉटम हम जाएंगे इन कंपाउंडों के साथ, तो एसिडिक करैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूसिंग करैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चार चीजें समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान देंगे। H2 से लेकर H2TE तक, ठीक है, और H2S से लेकर H2TE तक, और H2O से लेकर H2PO तक, और एक लास्ट में है H2O से लेकर H2PO तक। अभी मेरी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये मैंने आपको चार प्रॉपर्टी बताई, मैंने चार ही एरो लगाई हैं टॉप टू बॉटम में। ध्यान रखना मैंने कौन सी प्रॉपर्टी कहां से कहां तक लगाई है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम वाटर एंड एट H2TE, सेम हेयर एंड एट H2TE, बट इसकी बिगिनिंग कहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है H2S से। ये चीज आपको ध्यान रखने की, कौन सी प्रॉपर्टी कहां से कहां तक बढ़ रही है, कहां से कहां तक घट रही है, ठीक है। ये स्टार्ट हो रही है वाटर से, ये भी स्टार्ट हो रही है वाटर से, और ये खत्म कहां पे हो रही है, H2PO पे, और ये भी कहां पे, H2PO पे, ठीक है। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट की रहेगी, तो वो आपको ध्यान रखने की कौन सा कंपाउंड क्या शो नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पे चार प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो लाइन मैंने बनाई है, दैट इज एसिडिक नेचर या एसिडिक करैक्टर किसका, H2O से लेकर मैं H2TE तक बात करूंगा, क्योंकि मैंने एरो यहीं तक लगाई है। एसिडिक करैक्टर वाटर से लेकर H2TE तक क्या होगा, इट विल इंक्रीज या इट विल डिक्रीज, ध्यान देना, इट विल इंक्रीज। एसिडिक करैक्टर वाटर से लेकर H2TE तक बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब एसिडिक करैक्टर क्या होता है, एसिडिक करैक्टर मीन्स द टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव। आप सोच के देखिए, वाटर में से और H2TE में से जल्दी H पॉजिटिव लूज कौन करेगा, जल्दी H पॉजिटिव लूज ये करेगा, ड्यू टू द बिगर साइज, ड्यू टू द बिगर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सो इट इज इजी टू ब्रेक, इट इज इजी फॉर दिस कंपाउंड टू लूज H पॉजिटिव। तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, यहां से यहां इंक्रीज, वो छोड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उस वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट बिटवीन O एंड H। दूसरा आते हैं, दूसरा क्या है, H2S से लेकर H2TE तक, यहां क्या, यहां आपको याद रखनी है रिड्यूसिंग करैक्टर। क्या याद रखोगे, रिड्यूसिंग करैक्टर जो है H2S से लेकर H2TE तक, ये भी क्या करेगा, ये भी करेगा इंक्रीज। रिड्यूसिंग करैक्टर आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने कई तरीके से पढ़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, रिड्यूसिंग करैक्टर H2S से लेकर H2TE तक भी क्या करेगा, इंक्रीज। अब इसके बाद आती है आपकी बीडी, पीने वाली बीड़ी नहीं, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाटर से लेकर H2PO तक क्या करेगी, ध्यान देना, BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी। सोच के देखो, H और O जुड़ा है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, H और PO जुड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो किसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, छोटे को तोड़ने में या बड़े को तोड़ने में। एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास H2PO, ये मेरे पास H2O, दोनों में से किसको तोड़ना आसान है, किसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्योंकि BDE हम बढ़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, ठीक है। तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, किसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, छोटे को तोड़ने में एनर्जी। तो इसका मतलब यहां BDE क्या होगी, हाई, और यहां BDE क्या होगी, लो। तो मैं क्या कह दूं कि BDE टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, डिक्रीज। यस और नो, BDE टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, डिक्रीज। बात समझ आ रही है। लास्ट क्या रहता है, लास्ट रहती है आपकी थर्मल, ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार बनता है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी याद रखें, अगर BDE क्या कर रही है, डिक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी विल ऑल्सो
डिक्रीज। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी वाटर से लेकर H2PO तक भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? दोबारा देखें, सारे कंपाउंड किस तरह का मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2E तक की तरह के बनाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक वाटर से H2TE तक एसिडिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। रिड्यूसिंग करेक्टर H2S से लेकर H2TE तक क्या करेगा, इंक्रीज। वाटर से लेकर H2PO तक BD क्या करेगी, डिक्रीज। और थर्मल स्टेबिलिटी वाटर से लेकर H2PO तक वो भी क्या करेगी, डिक्रीज। क्वेश्चन कैसा भी बन जाए आंसर आपके पास हो। ठीक है, सो दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ H2 विद ग्रुप नंबर 16। नाउ मूव ऑन विद द सेकंड रिएक्टिविटी। वो क्या है, सेकंड रिएक्टिविटी है आपकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने हॉक्स आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, तो अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। किसकी रिएक्टिविटी, जो एलिमेंट ग्रुप 16 के हैं उनकी रिएक्टिविटी। सबसे पहले उनको लिखेंगे ओए स्टाइल से टेपो रिएक्ट। मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रहा हूं, समझने का भी और लर्न करने का भी, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, अब O2 की जो रिएक्टिविटी होती है, ये इससे पहले समझें। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन जब भी करेंगे ग्रुप 16 के साथ, तो विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल या विच काइंड ऑफ ऑक्साइड इट विल फॉर्म टू काइंड ऑफ या टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा EO2। सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बनेगा EO3। EO2 बनेगा, EO3 बनेगा। EO2 डाइऑक्साइड, EO3 ट्राइऑक्साइड। तो दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे, बट कौन सा बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा, रिड्यूसिंग करेक्टर या कुछ और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो घटेंगी बढ़ेंगी, क्या होगा वो चीजें देखेंगे। सबसे पहले आपको एनोमलस प्रॉपर्टी पता है किसकी, ऑक्सीजन की। एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होती है ऑक्सीजन की, इसकी मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, नाइट्रोजन जितनी, कितनी, 4। मतलब ये तो 4 ऑर्बिटल से ज्यादा शेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, एब्सेंस होती है किसका, किसकी एब्सेंस होती है, डी ऑर्बिटल की एब्सेंस। तो मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, तो ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकता। बट ये तो कर सकते हैं, दे कैन एक्सपेंड। अगर दे कैन एक्सपेंड सो दे विल यूज डी ऑर्बिटल, और जब ये यूज करेंगे तो ये EO3 भी बना सकते हैं, क्योंकि वहां कोवलेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हम चेक करेंगे कि कब बढ़ेगी कब नहीं बढ़ेगी, कौन कौन बनाएगा कौन कौन नहीं बनाएगा। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, बट ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखें तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं जोड़ देता हूं O2 को सभी के साथ। क्या सारे O2 बनाएंगे, ये तो सारे बनाएंगे, मतलब यहां सारे क्या बनाएंगे, EO2 बनाएंगे, मींस ऑल विल फॉर्म EO2 हेयर। ठीक है, बट क्या ये सारे EO3 बनाएंगे? मैं इसी साइड दोनों चीज लिख देता हूं यहां, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बनेगा EO2 और एक बनेगा EO3। ध्यान देना भी यहां जो E है इट इज फॉर ऑल। ऑल का मतलब इन सब के लिए है, इन सब के लिए क्या यूज किया गया है, E यूज किया गया है। ठीक है, और ये E यही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डाइऑक्साइड सारे बनाएंगे। सो ऑल या ऑल विल फॉर्म, ये मैंने जो लिखा है यहां आप इसको लिख लीजिए, ऑल एलिमेंट्स विल फॉर्म दिस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां E सबके लिए लगा है। बट मेरा क्वेश्चन जो आप लोगों से है, क्या EO3 सारे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। EO3 कौन कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। यहां E कौन है, यहां E है एसेटे। क्या है, एसेटे, मतलब सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, ये 3 ही एलिमेंट हैं जो क्या बना सकते हैं, EO3 बना सकते हैं।
बात समझ में आ रही है। तो ई यहां जब मतलब ये कह सकते हो कि ट्राई ऑक्साइड जब बनेगा तो वहां जो ई यूज होगा वो ई केवल इनके लिए यूज हुआ है, बट यहां जो ई यूज हुआ है दिस ई इज फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब ये सभी एलिमेंट्स के लिए यूज हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब जो आपके पास डाइऑक्साइड है वो तो सारे बनाएंगे, बट जो आपका ट्राइऑक्साइड है वो केवल 3 एलिमेंट बनाएंगे, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ना तो ऑक्सीजन बनाएगा और ना ही पोलोनियम बनाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर यहां ऐसे एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, यहां का क्या बनेगा, और O2 क्या O3 बनेगा, यहां क्या बनेगा, क्या यहां SO2 बनेगा, यहां SeO2 बनेगा, यहां TeO2 बनेगा, यहां PoO2 बनेगा, यस और नो। अब इनमें समझिए O3 क्या ओजोन होती है, बिल्कुल होती है। किस फॉर्म में होती है, क्या ये गैस होती है, हाँ जी गैस होती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, ये भी गैस फॉर्म में होता है, सभी ने सुन रखी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट ये SeO2 से लेकर ये कह लीजिए जितने भी बचते हैं ये सारे आपके किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। बट जनरली जो आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो वो SeO2 की पढ़ते हो, तो यहां आपकी एनसीईआरटी बुक में SeO2 ही दे रखा है, बाकी ये नहीं दे रखे हैं, इनके बारे में नहीं बता रखा है। बट आप फिर भी ध्यान रखें कि जो हैवी एलिमेंट्स के कंपाउंड बनेंगे वो जनरली क्या रहेंगे, सॉलिड। लिक्विड क्या बनना है नहीं, तो यहां क्या बनेंगे, ये सॉलिड बनेंगे। ठीक है, तो O3 हो गया गैस, SO2 हो गया गैस, और ये सारे क्या हो गए, सॉलिड। बट इनसे काम नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए, एक करेक्टर चाहिए। कौन सा करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर। क्या चाहिए, रिड्यूसिंग करेक्टर। मैं यहीं पे लिख देता हूं, मुझे वहां दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख देता हूं, यार ध्यान से देखना, अभी कहां से लेके चल रहा हूं मैं, लेके चल रहा हूं SO2 से PO2 तक। ठीक है, बट PO आपका रेडियो एक्टिव है, छोड़ दो। कहां तक लेके चलो, लेके चलो TeO2 तक। ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में छोड़ा था पोलोनियम, क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है ना, तो भाई रेडियो एक्टिव तो थोड़ा सा रहम करो बेचारे पे, वरना वो तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा। तो सल्फर ऑक्साइड से लेकर या सल्फर डाइऑक्साइड से लेकर टेल्यूरियम डाइऑक्साइड तक किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं RC की। अब RC क्या है, रिड्यूसिंग करेक्टर। ये RC वो बाइक वाली गाड़ी वाली RC नहीं है, दैट इज रिड्यूसिंग करेक्टर। जैसे हमने वहां डिस्कस किया था रिड्यूसिंग करेक्टर, तो बताइए SO2 से TeO2 तक रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा, वहां क्या किया था, वहां डिक्रीज किया था कि इंक्रीज किया था, इंक्रीज किया था। किस केस में, जब H2 से रिएक्शन हुई थी, यहां किससे हुई है, O2 से हुई है, तो क्या यहां भी इंक्रीज करेगा, नहीं, यहां क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज ऑफ ऑक्साइड, या ये कह लीजिए डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या बात समझ में आई, कि जो डाइऑक्साइड बनेंगे किसके, ग्रुप 16 के, उनका रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज करता है। ध्यान दे मैंने यहां डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। बट एक चीज को छोड़ देना, यहां O3 को छोड़ देना, यहां PO को छोड़ देना, क्योंकि वो गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है, पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, वहां प्रिवेंट करती है। अगर अर्थ क्रस्ट पे आ जाए या अर्थ सरफेस पे आ जाए तो ये टॉक्सिक होती है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। बट रिड्यूसिंग करेक्टर की अगर हम बात करें तो SO2 से लेकर TeO2 तक आपको ध्यान रखना है। या फिर मैं ये कह सकता हूं, एक टर्म आप बना सकते हो, अगर यहां पे रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हुआ है, डिक्रीज, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज, तो मैं क्या बोल दूं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट कौन, TeO2। तो TeO2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर SeO2 क्या होगा, SeO2 होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग करेक्टर ऊपर से नीचे घट रहा है तो ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग होगा, नीचे वाला वीक होगा, और जो वीक रिड्यूसिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है वो वीक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसके रिगार्डिंग। एक चीज और बता दूं, वो क्या, जो EO2 और EO3 होते हैं ये सारे ऑक्साइड कैसे रहते हैं, एसिडिक इन नेचर। मतलब क्या है, EO2 और EO3 जो भी ऑक्साइड बनाते हैं या जो भी एलिमेंट ये ऑक्साइड बनाते हैं वो सारे नेचर में कैसे रहते हैं, एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आ गई होगी। तो ऑल आर उस एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विद ग्रुप 16, या ये कह लीजिए कि ग्रुप 16 की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्टिविटी विद X2 मींस हेलोजन। एक क्वेश्चन जरूर बनता है X2 से, ठीक है, तो ध्यान से देखें। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रिएक्टिविटी विद X2। तो रिएक्टिविटी विद X2 का मतलब क्या है कि हेलोजन से अगर रिएक्शन करता है ग्रुप 16 तो क्या क्या बनाएगा, क्या क्या नहीं बनाएगा, और कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, क्योंकि एनोमलस प्रॉपर्टी एक्शन के साथ किसी और के साथ हो सकती है या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी विद X2। ध्यान देना, मैंने कहा एक क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है। कैसे, अगर मैं कहूं कि रिएक्टिविटी विद X2 करेगा तो यहां 3 तरह के आपके हैलाइड बनेंगे। ध्यान देना, हैलाइड बोल रहा हूं क्योंकि X2 जो बनाएगा वो हैलाइड्स बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेगा उन सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो जो ये हैलाइड्स बनाएंगे वो कौन कौन से स्टेबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से नहीं बनेंगे, वो चेक करना है। अच्छा, कौन कौन से हैलाइड बनेंगे, सबसे पहले ये बात डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो हैलाइड बनेगा वो बनेगा आपका EX2, दूसरा बनेगा EX4 और तीसरा बनेगा EX6। इसको देखते समझ में आ गया होगा कि कौन नहीं बनाएगा, बस सीधी सी बात है, पहले वाला तो बनाएगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात भी आपको पता है कि ऑक्सीजन केवल एक एलिमेंट के साथ, मैंने बताया था किसके अंदर बताया था, मैंने OS के अंदर बताया था, ऑक्सीजन स्टेट के अंदर बताया था कि ऑक्सीजन F के साथ ही कंपाउंड बनाता है, और वो भी 2 कंपाउंड बनाता है। कौन कौन से, O2F2 एंड OF2, जहां ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा किसी और हैलोजन से जो जुड़ेगा तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ना कि देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब ये तो बनाएगा नहीं, कौन नहीं बनाएगा, O नहीं बनाएगा, ठीक है, ये नहीं बनाएगा। अब मैंने वही बताया कि किसके साथ बनाएगा, 2 ही कंपाउंड बनते हैं, तो ये तो बन सकता है, किसके साथ बन सकता है, फ्लोरीन के साथ, ठीक है। ये और ये बनने के चांसेस ऑक्सीजन के नहीं, वो देखेंगे किस कौन कौन बनेगा कौन कौन नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले एक कंसेप्ट याद रखें, जो भी हैलाइड, मैंने लिखा ना हैलाइड्स बनेंगे, जो भी हैलाइड्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी या उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स, मतलब जो हैलाइड्स बनेंगे वो किस ऑर्डर में बनेंगे। सभी को पता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, F नेगेटिव। तो जो फ्लोराइड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। तो ये आपका क्या चलेगा, ये चलेगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर ये किसी एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं तो। बात समझ में आ गई। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, इन तीनों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 की कौन सा बनाता है कौन सा नहीं बनाता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, इसी को ले लो जो EX6 है। अब EX6 के लिए 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो कौन कौन सी हैं वो सुन लीजिए।
सबसे पहले X6 है, मतलब हेलोजन कितने जुड़े हैं 6। इनमें से स्टेबिलिटी कौन शो करता है, फ्लोरीन। कौन शो करता है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लोरीन जहां जुड़ेगा वो मैक्सिमम स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है कि ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। मतलब क्या है इस चीज का कि जो X6 है, तो जो X अगर फ्लोरीन हुआ तो ही वो ज्यादा स्टेबल है, अदरवाइज सारे क्या होंगे, लेस स्टेबल। जैसे अगर मैं बात करूं, या मैं यहीं पर लिख देता हूं, मैं बात करूं SF6, SCl6, SBr6 या SI6, तो या दूसरा ले लीजिए SEF6, TEF6। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इनके भी ये बनते हैं तो इनमें से अगर यहां 6 लिखा हुआ है, अगर ये 6 या ये कह लूं कि हेलोजन मेरे 6 जुड़े हुए हैं, तो ये वाले सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। ये वाले अगर बनेंगे भी तो वेरी लेस स्टेबल बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां केवल क्या बनने वाले हैं, हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। अब ये फ्लोराइड जो बन जाएंगे, इसके लिए भी एक चीज ध्यान रखना, मैंने लिखा ना ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स जो बनेंगे, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर क्या रहेंगे, वो गैसेज रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। बात समझ में आ गई। या मैं ये लिख लूं EF6, ई में आपके एलिमेंट आ गए, F आपका 6, तो केवल EF6 ही स्टेबल है, बाकी स्टेबल नहीं है। यहां भी मैं क्या लिख लेता हूं, EF6 मतलब हेक्साफ्लोराइड जो है वो आपके सारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। कौन कौन से लिख सकता हूं मैं यहां, SF6, SEF6, TEF6 एंड POF6। ये सारे आपके क्या रहेंगे, गैसेस रहेंगे। ये चीज खास तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। अगर मैं अब इन सब में बात करूं, ध्यान सुनना भाई, यहां मैं लिखा कि ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल, वो मैंने लिख दिया कि EF6 स्टेबल होंगे। अब EF6 मेरा ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है। अगर मैं अब इनमें क्वेश्चन पूछ लूं कि आउट ऑफ दीज हेक्साफ्लोराइड्स व्हिच वन इज मोर स्टेबल, तो इनमें से कौन स्टेबल ज्यादा होगा, इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, SF6। लिख सकते हैं आप कि इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बजाय आप वो भी लिख सकते हैं एक्सेप्शनली। आप हम वर्ड यूज करते हैं ना केमिस्ट्री में, साइंस में बहुत बार, कि ये एक्सेप्शनल है, तो ये एक्सेप्शनली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होती है। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास के अंदर ऑक्टाहेड्रल शेप, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो लास्ट मेरा पॉइंट यही है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या था कि ये फॉर्म ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल, सेकंड था कि ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसेज, और थर्ड पॉइंट जो मेरा था वो यही था कि दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये मैंने ये जो पॉइंट लिखा है ये मैं SF6 के लिए अलग से लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको फोर्थ पॉइंट काउंट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट मैंने किसके लिए बताए हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स के लिए या हेक्सा हेलाइड्स के लिए। फ्लोराइड नहीं बोलूंगा, हेक्सा हेलाइड बोलूंगा। ठीक है, बनते तो सारे ही हैं, बट ये एक्सेप्शनली स्टेबल ज्यादा होते हैं, या ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बात समझ आ गई। तो दोबारा देखें, सबसे पहला पॉइंट ओनली EF6 आर स्टेबल। सेकंड पॉइंट, EF6 जो बनते हैं वो सारे क्या बनते हैं, गैसेज। तो ये सारे क्या होंगे आपके गैसेज इन नेचर। SF6, SEL जितने भी हेक्साफ्लोराइड सारे क्या हैं, गैसेज है। बट इनमें से ये SF6 जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, 6 है, तो 6 अगर जहां कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वहां स्ट्रक्चर कैसा बनता है ऑक्टाहेड्रल बनता है। पढ़ रखा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो कहने का मतलब क्या, ये सारे अरेंजमेंट आपने पढ़ रखे हैं 11th क्लास के अंदर, आपने वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट EX6। अभी मैं डिस्कस करूंगा EX4। ध्यान से देखना। अभी मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अब मुझे जगह किसके लिए खाली करनी है। अभी सीट मुझे किसको देनी है, मुझे अब सीट देनी है EX4 को। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन बना सकता है, कौन कौन नहीं बना सकता। तो यहां पे मैं केवल वो लिखूंगा जो बना सकते हैं। कौन कौन बना सकते हैं, टेट्राहेलाइड है वो आपके 3 एलिमेंट बनाते हैं। कौन कौन से, आपका SF4 बनता है, सभी ने पढ़ रखा है। SEF4 भी बनता है और TEF4 भी बनता है। अब आप कहोगे सर बार बार आप फ्लोरीन के कंपाउंड क्यों बता रहे हो। बेटा मैंने पहले ही बताया, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखा हुआ था F का। तो F सबके साथ रिएक्शन शो करेगा, चाहे वो डाई हो, टेट्रा हो या हेक्सा हो। ठीक है, और मोर स्टेबल फ्लोरीन के साथ ही बनेगा इंस्टीड ऑफ रेस्ट, या जो जितने बच गए हैं उनके अलावा। ठीक है, तो ये सारे क्या बनेंगे आपके टेट्रा फ्लोराइड, SF4, SEF4, TEF4। ठीक है, जैसे मैंने डिस्कस किया था EX6 में स्ट्रक्चर कैसा बना था ऑक्टाहेड्रल। यहां कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अच्छा हाँ एक चीज और रह गई यहां। अगर अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान सुनना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, क्या sp3d2 हो जाएगी। ये चीज और मैं भूल गया था, और लिख लेना वहां। EX6 के अंदर स्ट्रक्चर कैसा ऑक्टाहेड्रल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहां 2 हो सकती है, या तो sp3 हो सकती है या sp3d हो सकती है। 4 के हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, 4 के हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि sp3 होगी। बट sp3 देखने में लग रहा है, एक्चुअल में यहां हाइब्रिडेशन क्या है sp3d। अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो SF4 में, अगर मैं निकालू तो बाकी सबकी सेम ही होगी, ग्रुप सेम ही है। अगर मैं निकालू इनकी हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले क्या निकाल लो, सबसे पहले आप निकाल लो टोटल पेयर कितने, टोटल पेयर आपने पढ़ा ना वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे कितना होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने 4 डिवाइड बाय कितना 2, कितना आ गया 10/2, आंसर कितना आ गया 5। और जब टोटल पेयर 5 होते हैं, ध्यान सुनना, जब टोटल पेयर 5 होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है 5। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो आपके पास जो अरेंजमेंट बनेगा वो अरेंजमेंट बनेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सॉरी ये बनेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यहां एलिमेंट आ जाएंगे, यहां सेंट्रल एटम M रहेगा, या कोई भी लगा लीजिए, वो जनरल मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि टोटल पेयर कितने आ गए 5। तो टोटल पेयर के हिसाब से ही आप क्या बताते हो कि क्या उसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या उसकी ज्योमेट्री रहेगी। इस 4 को देखकर आप टेट्राहेड्रल मत कह देना। अगर मैं बात करूं CH4 की, तो CH4 में क्या होगा, CH4 में अगर मैं देखूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, मैं निकाला हूं टोटल पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, प्लस में मोनोवैलेंट एटम कितने 4 डिवाइड बाय 2, 8/2 कितना आ गया। तो टोटल पेयर कितने आ गए, टोटल पेयर आ गए 4। अगर 4 आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वहां टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो सकता है। ध्यान दें, मैंने कहा हो सकता है, क्यों, क्योंकि वहां स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। उसके लिए आप जो फर्दर वेस्पर थ्योरी है उस पे जाएंगे कि उसके कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने उसके लोन पेयर। अगर मैं यहां चेक करूं तो बॉन्ड कितने बने हैं 4, तो लोन पेयर कितने रह जाएंगे 0, क्योंकि टोटल लोन पेयर होता क्या एक्चुअल में, लोन पेयर होता है टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। कितना है 4 - 4 कितना हो जाएगा
जीरो, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो यहाँ कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल में। ये 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, वहां देख लेना, ठीक है। अभी मैं 12th क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे इनकी मैंने बताया SF3 SF4 SeF4 TeF4, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3d। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है तो वहां स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या बनता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब कहोगे सर ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में। इसके लिए क्या करो, सेंट्रल एटम को यहां रखो S, बाकी क्या लगे हुए हैं, F कितने लगे हुए हैं 4, बट उससे पहले टोटल पेयर हमारे कितने आए हैं 5। 5 का मतलब 3 जाएंगे इक्वेटोरियल पे, 2 आएंगे एक्सियल पे। एक्सियल की थोड़ी सी लेंथ बड़ी कर देना, हो जाएगी। तो अब उसके बाद लोन पेयर कितने आते हैं वो चेक कर लीजिए, मैं आपको निकाल के बता देता हूं कि कैसे इसको निकालना है। टोटल पेयर कैसे निकाले थे, अभी हमने कितने आए थे 5 आए थे, चेक करना, अभी मैं निकाले थे, निकाल दी देता हूं यार। 6 + 4/2 कितना, ये आ गया 10/2 कितना 5। 6 कैसे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 कहां से, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज मोनोवैलेंट। समझ में आया, तो इसीलिए ध्यान में ये रखना है, डिवाइड बाय 2 करना है। बॉन्ड पेयर कितने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सल्फर सल्फर बना रहा है 4 बॉन्ड, तो लोन पेयर कितने रह गए, टोटल में से बॉन्ड के माइनस कर दो तो 5 - 4 कितना रह गया 1, मतलब कि एक क्या है, लोन पेयर है। किस पे, लोन पेयर है सल्फर पे। अब एक लोन पेयर कहां रखूं, ये बड़ी दुविधा की बात है, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहां रखूं, जो रखा जाएगा वो यहां रखा जाएगा। पूछो क्यों, आप नहीं पूछोगे, मैं बता देता हूं। क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा, यहां भी रिपल्सन ज्यादा, यहां भी रिपल्सन ज्यादा, बट व्हाट अबाउट दिस, यहां रिपल्सन क्या होगा कम, यहां भी रिपल्सन क्या होगा कम, और जहां रिपल्सन कम वहीं पे स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसलिए इसको यहां रखा गया है। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, तो स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से याद रखना। अब बाकी जो जगह रह गई है वहां क्या आ जाएगा, F F और F। जो स्ट्रक्चर बना है ये एक्चुअल में क्या ऐसा नहीं बना है, वो देखा ना आपने बच्चे, एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है, और वो ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम दिया गया है सी सो, मतलब झूला होता है ना, एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरे वाला नीचे जाएगा तो पहले वाला ऊपर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड सीसो स्ट्रक्चर या सीसो ज्योमेट्री। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है किसका, SF4 का, ठीक है। पता नहीं क्या चला था, बताने क्या कहां चला गया, जाने कहां गए वो दिन, ये चीज ध्यान रखनी है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, और फिर इसके लिए अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट हो जाएगा, तो सीसो ज्योमेट्री बनेगी किसकी, टेट्राफ्लोराइड्स की, ठीक है। सो दैट इज अबाउट टेट्राफ्लोराइड। बट इससे पहले क्या ये सारे एक ही तरह के होते हैं, मतलब एक ही की प्रॉपर्टी होती है, नहीं। SF4 आपका क्या होता है, गैस, SeF4 क्या होता है आपका लिक्विड, और ये क्या होता है आपका सॉलिड। ये चीज भी ध्यान रखनी है, SF4 क्या होता है गैस, SeF4 क्या होता है लिक्विड, और TeF4 क्या होता है आपका सॉलिड, ठीक है। फिर से कहोगे सर बाकी रह गए, बेटा मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, मैं केवल एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं। एनसीईआरटी में आपका जो कुछ दिया गया है केवल उसी को डिस्कस कर रहा हूं, बाकी को नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी सब जगह होती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट EX4। रह क्या गया EX2। जो कुछ मैंने यहां बताया है वही मैं वहां बताऊंगा, उसी तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। अब कौन कौन बना सकता है EX2, सारे बना सकते हैं, कौन कौन से बना सकते हैं, पर यहां लिखेंगे ऑल विल फॉर्म
डाइक्लोराइड्स, सारे क्या बनाएंगे, डाइक्लोराइड। और या डाइक्लोराइड क्या बनाएंगे, एंड लिख लेंगे, एंड डाइब्रोमाइड्स, मतलब सारे एलिमेंट कौन कौन से, ओए, स्टाइल, से, टे, पो, ये सारे बना सकते हैं डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी किसकी, ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक्सेप्ट Fe, सेलेनियम को छोड़ के सारे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, EX2 बनाएंगे। यहां मैं Cl रख सकता हूं, यहां मैं Br रख सकता हूं। ठीक है, अब फिर से वही बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल थी, वहां sp3d2 हो गई थी, EX फॉर्म के अंदर वहां ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई थी, यहां कितनी होगी। अगर आपको डाउट रहता है तो निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात ना छोड़ना अपने साथ। तो जैसे मैंने लिया SCl2 ले लिया, उसने कहा ना कि डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड, तो मैंने SCl2 ले लिया, निकाल लो, टोटल पेयर निकाल लो, सल्फर कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस में कितना 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 4। 4 के लिए दो हो सकते हैं, या तो हो सकता है sp3 या हो सकता है sp2d या dsp2, वो हो सकता है। बट यहां आपका जनरल ही चलेगा, जनरल का मतलब क्या चलेगा, sp3। तो यहां सबसे पहले लिखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और सबसे बेस्ट या कह दूं, या सबसे स्टेबल जो मैं कह दूं, सबसे स्टेबल जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, फ्लोराइड का बनेगा। ठीक है, SF2 जो बनता है डाइफ्लोराइड स्टेबल बनता है, SCl2 भी बनता है, बट मैंने फिर से कह रहा हूं बनेंगे सारे, स्टेबल कौन होगा, फ्लोराइड का होगा। बात समझ में आ रही है। एक पॉइंट और लिखा मिलेगा आपकी बुक के अंदर, वो पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो वेल नोन मोनोहलाइड्स होते हैं, पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां, जो वेल नॉन मोनोहलाइड्स होते हैं फॉर्म क्या, डाइमर्स। जो वेल नोन मोनोहलाइड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, डाइमर्स बनाते हैं, या ये कह दूं दे आर डायमेरिक इन नेचर। डाई मीन्स टू, मर मीन्स यूनिट, मतलब उनकी दो यूनिट आपस में जुड़ी रहती है, एक यूनिट दूसरी यूनिट से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। और व्हेन 2 यूनिट्स कंबाइन टुगेदर डाइमर, 3 यूनिट्स कंबाइन टुगेदर ट्राइमर, 4 यूनिट्स टेट्रामर, 5 पेंटामर, 100 यूनिट पॉलीमर, क्या बोल देंगे हम, पॉलीमर। तो ये जो वेल नोन मोनोहैलाइड्स जो होते हैं इनके, वो क्या करते हैं, डाइमर्स बनाते हैं। जैसे S2Cl2, Se2Cl2 भी बनता है, S2Br2 बना सकते हो, ठीक है, S2F2 बना सकते हो, तो SeBr2 बना। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका क्या है, डाइमर्स है, डाइमर्स ऑफ दीज कंपाउंड, और ये स्टेबल बनते हैं। बात समझ आ रही है। और अगर मैं इन डाइमर्स का क्या कर दूं, डिसप्रोपोर्शनेशन, अगर मैं इन डाइमर्स का क्या कर दूं, डिसप्रोपोर्शनेशन, तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं EX4। चेक करो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, S2Cl2 को मैंने क्या कर दिया, डिसप्रोपोर्शनेशन, मतलब पता होगा डिसप्रोपोर्शनेशन का। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड अपने दो हिस्सों में टूट जाता है, या ये कह दीजिए कि द सेम मॉलिक्यूल या सेम कंपाउंड अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। सेम कंपाउंड का क्या हो गया, रिडक्शन, और सेम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चेक करेंगे, S2Cl2 लिए, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, आपका जो कंपाउंड बनता है EX4, वो मैंने कंपाउंड बनाना है इससे, ठीक है,
मैंने ये लिया, आप यहां Se2Cl2 भी ले सकते हो। ठीक है, क्या बनेगा, होना डिस्प्रोपोर्शनेशन ही है। यहां बनेगा SCl4 प्लस, यहां बनेगा SeCl4 प्लस। मैंने कहा डिसप्रपोर्शनेशन मींस सेम कंपाउंड अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। अगर आप यहां चेक करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, H2Cl2 क्या मान लू 2x प्लस एक क्लोरीन पे -1, तो कितना आ गया, -2 आ गया, इजिकल टू 0। 2x इजिकल टू +2, x इजिकल टू क्या +1 बच गया, तो मतलब सल्फर कितना है यहाँ +1, तो सल्फर यहाँ +1 है, कितना है +1। अब सल्फर यहां से यहां गया, अच्छा यहाँ प्लस में भी लिख लेना, यहां प्लस में सल्फर बचेगा, यहां प्लस में Se बचेगा। ठीक है, बैलेंस कर लेना, यहां S कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहां मेरे पास आ गया CCl4, तो ये आ गया, तो यहां मेरे पास रह गए अगर 2 रखूंगा तो ये रह गए 3, तो ये आ गया 4, ये रह गए 3, ये आ गया 4। चेक कर लेना, बैलेंस कर लेना, 2 2 जा 4, S1 एंड S3 4 हो गए, क्लोरीन कितने हैं 2 2 जा 4, क्लोरीन कितने हो गए 4। यहाँ पे Sc कितने हैं 2 2 जा 4, तो ये Sc एक यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गए, 4 हो गए, क्लोरीन कितने हैं 2 2 जा 4, ये Cl4 आ गए। ठीक है, अब यहां S+1 से किस में गया चेक करो, S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां क्या +4 है, सोच के बोलना। अगर निकालनी नहीं आती है तो आप निकाल सकते हो, इस केस के अंदर SCl4 जिसकी निकालनी है x मान लो, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, तो कितना आ गया -4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +4, तो +4 आ गई। सल्फर एलिमेंटल स्टेट और मोलिकुलर स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है 0, सभी ने पढ़ रखी है, 11th क्लास के अंदर रूल है। ठीक है, यहां पे चेक कर लो, अब यहां पे भी कितनी होगी +1, यहां पे +4 और यहां पे भी 0 होगी, जो ऊपर होगी वही सेम यहां होगी क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, नोट क्या करो, यहां सल्फर कितना था +1 से गया किस में +4 में, +1 से +4 गया। दूसरा देखो, सल्फर +1 से किस में गया 0 में, तो गया, +1 से किस में गया 0 में, +1 से गया 0 में। ऐसे ही सेलेनियम गया +1 से +4, +1 से 0। मैंने आपको मतलब बताया डिसप्रपोर्शनेशन का, क्या बताया, सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 4 क्या हुआ है, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर +1 से क्या हुआ है 0, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज। जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वहां क्या होता है ऑक्सीडेशन, जहां नंबर डिक्रीज होता है वहां क्या होता है रिडक्शन। या मैं ये कह दूं, अगर सल्फर +1 था तो +1 से +4 में गया तो वो क्या हो गया है, तो वो हो गया है ऑक्सीडाइज। अगर सल्फर +1 से सल्फर 0 में गया है तो वो क्या हुआ है, वो हुआ है रिड्यूस। तो कहने का मतलब दोनों ही काम किसके ऊपर हुए हैं, सल्फर के ऊपर, सल्फर रिड्यूस भी हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो गया, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, क्या हुआ है डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, सेम काम इसमें होगा। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर देता हूं, ये हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, सारी बता दी मैंने। कौन कौन सी बताई, सबसे पहले मैंने बताई रिएक्टिविटी विद H2, फिर मैंने बताई रिएक्टिविटी विद O2, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिविटी विद X2, और रिएक्टिविटी X2 मैंने 3 बताई आपको, एक EX2, EX4, EX6। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन भी मैंने 2 बताई हैं आपको, एक EO2 और एक EO3। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन में एक ही बनता है, क्या बनता है H2E बनता है। ठीक है, तो ये अभी मैंने जो लास्ट में डिस्कस किया दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी विद X2, और X2 में भी कौन सी डिस्कस की मैंने EX2 डिस्कस की है। ध्यान से सुनिए क्या क्या लिखा मैंने सबसे पहले लिखा सारे क्या बनाते हैं डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड, बट जो वेल नोन मोनोहैलाइड होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं डाइमर की फॉर्म में। एग्जांपल मैंने लिख दिए। अब जो डाइमर है अगर मैं उनको क्या कर दूं डिसप्रपोर्शनेशन कर दूं तो वो क्या बना सकते हैं, वो आपका टेट्रा मतलब EX4 कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब वो टेट्राहैलाइड बना सकते हैं।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैन EX2 कन्वर्ट इनटू EX4, कि क्या EX2 EX4 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं होगा, ध्यान सुनना, मैंने कहा डायरेक्टली तो नहीं होगा। पहले से क्या बना लो, डायमर बना लो। डायमर बनाने के बाद आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, EX4 के अंदर, क्या करके, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करके, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी। कौन सी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद हॉक्स, HOX की रिएक्टिविटी ग्रुप 16 के साथ, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।